कल हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। आज भी हम लोग बातें करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। कल थोड़ी बहुत जानकारी लिए थे, आज और ज़्यादा जानकारी लेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। जब किसी भी सबस्टेंस को आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, कैसे तोड़ रहे हो उसको, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, बट डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, वो डिकम्पोजिशन हो रहा है बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये तो मतलब क्लास 10th की भी चीज़ थी आपके पास, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। दो इलेक्ट्रोड हमारे पास है, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl या मोल्टेन AlCl3 या मोल्टेन CaCl2। जो भी हम लोग बातें किए थे इलेक्ट्रोलाइसिस की, वो मोल्टेन कंपाउंड के लिए बातें किए थे। मोल्टेन का मतलब ये हो गया कि उसमें और कोई मटेरियल नहीं है, सिर्फ वही स्पीसीज है। और यदि आप उसको बोल रहे हैं आगे, उसके नाम के आगे लगा दे रहे हैं एक्वस सोल्यूशन नाम लगा रहे हैं, तो एक्वस का मतलब सीधे सीधे होता है वाटर से, ठीक है। और कल मैंने आपको वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों बताया था। वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें कौन सी गैस बनेगी, O2 गैस बनेगी। और अगर वाटर का रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस बनेगी। वाटर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताए थे, कितना बताए थे, -1.23 वोल्ट। और रिडक्शन पोटेंशियल कितना बताए थे, -0.83 वोल्ट। मैंने बताया कि वाटर का EMF हाफ सेल, जब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बातें करते हैं तो वैल्यू -1.23 तो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो उस पोटेंशियल पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल वो लेता है ऑक्सीडेशन के लिए। उससे ज़्यादा पोटेंशियल उसको चाहिए, कितना पोटेंशियल चाहिए, -1.48 वोल्ट। तो यही जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है, उससे जो ज़्यादा पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको होना कितने पे चाहिए था, -1.23 वोल्ट पे। हो कितने पे रहा है, -1.48 पे। तो ये जो पोटेंशियल बढ़ा है, ये जो वोल्टेज बढ़ा है, इसी को नाम क्या देते हैं, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, ठीक है। तो कल हम लोग तो मोल्टेन कंडीशन के लिए बातें किए थे, आज हम लोग बातें करेंगे एक्वस कंडीशन के लिए, जब कंपोनेंट को हम लोग क्या लेते हैं, साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन जब हम लोग साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो जब भी कभी हम बोलेंगे एक्वस साल्ट, कोई भी होगा एक्वस साल्ट, तो साल्ट के पास खुद का अपना केटायन और एनायन होगा। और अगर आप एक्वस बोलेंगे यानी आप H2O को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, H2O का। तो आपको यहां पे क्या देखना होगा, H2O का ऑक्सीडेशन या फिर H2O का रिडक्शन। क्योंकि अगर पानी है, वाटर लिए एक्वा सॉल्यूशन, तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और उसका रिडक्शन भी हो सकता है। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। क्योंकि जब वाटर है और इसका आयोनाइजेशन होता है तो H+ और क्या देगा, बात समझ में आ रहा है। अब अगर साल्ट है तो साल्ट के पास खुद का अपना केटायन होगा और क्या होगा, एनायन होगा। यानी कि जब आप इस तरह से कंपोनेंट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, यानी एक्वस मीडियम में उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो आपके पास दो केटायन होंगे, एक केटायन साल्ट का आएगा और एक केटायन ये वाटर से आएगा, ठीक है। और जब एनायन की बात करेंगे तब आपके पास दो एनायन रहेगा, एक OH- रहेगा और एक साल्ट का एनायन रहेगा। तो यहां पे हम लोग बातें करेंगे कि चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, अगर अकेला था तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था
कीटायन किधर जाता है, कैथोड की तरफ, एनायन किधर जाता है, एनोड की तरफ। लेकिन वो तो सिंगल था तब ने बातें कर रहे थे। अब सपोज करिए हमारे पास दो कीटायन और दो एनायन आ जाएंगे, जाएगा तो कोई एक ही, लेकिन कौन जाएगा उसी के लिए पढ़ते हैं प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। सिंपल सा बात ये है, वो ये कहता है जिसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू जिसके लिए कम होगा, वो तेजी से अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा एसआरपी वैल्यू किसका होता है, लिथियम का। फिर उसके नीचे आप बढ़ते जाएंगे इधर, मतलब कम होता जा रहा है वैल्यू। तो ऐसे देखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनका अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये साइन ऐसे होगा, रिएक्टिविटी की बात करेंगे। ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर है किसका, ये ऑर्डर है उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने का। अब सपोज करिए कि हमारे पास एक साल्ट है और उसका एक्वस सॉल्यूशन का साल्ट है, ठीक है ना, साल्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब सपोज करिए कि मान लीजिए NaCl ही है, तो NaCl को जब आप पानी में डालेंगे तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो NaCl क्या हो गया, आप देखेंगे NaCl जब मोल्टेन था तो सिंपली Na प्लस और Cl माइनस था, एक कीटायन और एक एनायन था, कोई दिक्कत नहीं था। कीटायन गोज टू कैथोड एंड एनायन गोज टू। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख देंगे एक्वस, मतलब एक्वस NaCl, तो एक्वस मतलब आप वाटर को कंसीडर करेंगे, वाटर को कंसीडर करेंगे तो H प्लस और OH माइनस आयन आएगा। बात समझ रहे यार? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो कीटायन और दो एनायन, दो कीटायन और दो एनायन, एक कीटायन कैथोड की तरफ जाएगा और एक ही एनायन एनोड की तरफ जाएगा। तो कौन कीटायन कैथोड पे जाएगा और कौन एनायन एनोड पे जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। कहने का मतलब ये है कि अगर Na प्लस है और H प्लस है तो दोनों में टेंडेंसी किसकी है आगे जाने की, H प्लस की कि Na प्लस की। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा वो तेजी से मूव करेगा। ये वाला जो ऑर्डर आपको दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो दिख रहा है, ये उस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागने की टेंडेंसी को दिखा रहा है। अगर H प्लस है और Na प्लस है तो पहले कौन जाएगा, H प्लस जाएगा, ठीक है। और H प्लस पहले जाएगा तो H प्लस का क्या होगा, वहां पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। बात समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि एनायन की बात करते हैं, OH माइनस Cl माइनस, OH माइनस और Cl माइनस में कौन जाएगा, OH माइनस और Cl माइनस में कौन जाएगा, Cl माइनस। ये जो ऑर्डर आपको दिख रहा है ये उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागने का ऑर्डर है। जैसे मान लीजिए एनायन किधर जाता है, एनोड की तरफ, तो ये दो एनायन है तो कौन पहले जाएगा, Cl माइनस। कौन पहले जाएगा, Cl माइनस। इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। तो पहला काम क्या करना है, ये जो ऑर्डर है इसको बना लेना है आप लोगों को। ये बना लीजिए पहले। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मूविंग आयन टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। ऐसे बना के लिख लेंगे, ठीक है।
सा चीज है। आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कुछ कंडीशन बनते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है एक्वस NaCl, तो हम लोग ये मान के चलेंगे जो यहाँ पे NaCl है वो कंसंट्रेटेड है। क्या मान के चलेंगे? कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड, या आप इसको 1 मोलर मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 1 मोलर। इसका असर क्या पड़ता है इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो जब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा कैथोड पे और एनोड पे, तो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो गया, जो कि हम लोग बोल रहे हैं एक्वस NaCl, और एक्वस NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, केटायन, एनायन, ये कैथोड हो गया, और ये क्या हो गया? एनोड। बैटरी से कनेक्ट करा दिए हैं। बैटरी भी कौन सी करंट यहाँ पे होनी चाहिए अपने पास? कौन सी करंट होनी चाहिए? DC करंट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बताइएगा, यहाँ पे अपने पास NaCl, तो NaCl का खुद का आयन हो गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, और जब आप एक्वस की बातें करेंगे यानी H2O भी प्रेजेंट है, तो H प्लस प्लस OH माइनस। अब हमारे पास 2 केटायन और 2 एनायन आ गए, तो यहाँ पे इसी दिन रात के लिए बना है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। समझ में आ रहा है? ऐसे बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 2 केटायन में एक ही केटायन कैथोड की तरफ भागेगा, और 2 एनायन में एक ही एनायन एनोड की तरफ भागेगा। कौन केटायन कैथोड की तरफ जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। तो आप बताइए Na प्लस और H प्लस में कौन कैथोड की तरफ भागेगा? H प्लस। कौन जाएगा? H प्लस। केटायन गोज टू कैथोड। और एनायन में बताइए Cl माइनस जाएगा कि OH माइनस जाएगा? Cl माइनस जाएगा। एक आप पीछे यहाँ पे इसके बीच में चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में मतलब NO3 माइनस और OH माइनस के बीच में होता है F माइनस। आप चाहेंगे तो अलग से इसको लिख लेना है, ठीक है। दोनों के बीच में फ्लोराइड आयन की एंट्री ऐसे होती है, दोनों के बीच में होता है। तो चलो इसको लिख लेना आप लोग। यहाँ पे बातें आती है, अब बताना हमको। जैसे हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इक्वेशन, एट कैथोड एंड एनोड। पहले किस पे लिखे? एट एनोड की कैथोड। कैथोड, कैथोड लिखते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा बताओ? केटायन। और केटायन कौन है इसमें? 2 हैं, Na प्लस H प्लस। तो जा कौन रहा है? हाँ तो बस H प्लस की बातें करेंगे। H प्लस गोज टू H2 गैस, ठीक है। अब कैसे जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन खाएगा। बैलेंसिंग के लिए आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब बातें करेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जा कौन रहा है बताओ? Cl माइनस। इसके ऊपर देखो चार्ज, ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है। तो ये जाएगा बेटा तो Cl2 गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आप चाहो तो इसको बैलेंस करने के लिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आपके पास सॉल्यूशन में जो Cl माइनस था यहां पे Cl2 के फॉर्म में उड़ने लगेगा, गैसियस फॉर्म में, और जो H प्लस था वो इधर से H2 के फॉर्म में उड़ने लगेगा।
H2 किधर उड़ेगा, कैथोड साइड में, Cl2 किधर उड़ेगा, एनोड साइड में। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बना है, प्रोडक्ट एट एनोड, एनोड पे क्या बना है बेटा, क्लोरीन गैस। अब ये नहीं कि यहाँ पे हाफ लगा दे, 2 लगा दे, 3 लगा दे, अरे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, क्या बना है बस इसकी बात कर रहे हैं, कितना बना है वो तो आगे देखेंगे। एट कैथोड, कैथोड पे क्या बना बेटा, H2 गैस। यहाँ पे हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ना क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जब क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे तो फैराडे लॉ देखेंगे आगे। तो अभी तो हम लोग देखेंगे कि कौन बन रहा है, फिर हम कहेंगे कितना बन रहा है, तो वो फैराडे लॉ हो जाएगा। आप चाहो तो इसको जोड़ दो, चाहो तो, मन करे तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2H+, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2Cl-। अब चूंकि आयन में है तो आप इसको एक्वस लगा सकते हो ऐसे ऐसे, और बन क्या रहा है बताओ, H2G सम्मान के साथ Cl2G, इसको भी समझ रहे हो, ये तो प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे चाहो तो ऐसे एरो दिखा दो, ये उड़ रहा है, समझ रहे हो। बचा क्या, रिमेनिंग इन सोल्यूशन, रिमेनिंग क्या बचा है, सोल्यूशन में क्या रिमेनिंग बचा है बताओ, Na+ और प्लस OH-, यानी ये बन जाएगा NaOH। यानी कि जैसे जैसे आपका ये घटनाक्रम चलता रहेगा, जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे इस सोल्यूशन का पीएच क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्योंकि बेस के लिए पीएच क्या होता है, इंक्रीजेस, 7 से ज्यादा होगा कि नहीं। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे NaOH बनता जाएगा, और वैसे वैसे पीएच ऑफ द सोल्यूशन भी क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आप यहां से ये कहानी को बता सकते हो, प्रोडक्ट क्या बना है, एट एनोड क्या बना बच्चों, क्लोरीन गैस, एट कैथोड क्या बना बच्चों, H2 गैस। बाकी देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान से देखो, ये तो एकदम सिंपल वे में मैंने बता दिया, ठीक है, बट इसका जो रिएक्शन होता है वो ऐसे भी होता है। मैंने बताया कि H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या रिएक्शन शो करता है, H2O का रिडक्शन होता है तो क्या रिएक्शन शो करता है। H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2O में जो बनता प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन गैस है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और प्लस क्या बनता है बताओ, H+। और आपको पता है कि इसका E0 वैल्यू क्या होता है, -1.23 वोल्ट, बट इसका जो ओरिजिनल ओवर वोल्टेज वैल्यू है वो कितना है, सभी को पता है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसका ओवर वोल्टेज है, यहाँ पे मैं OV लिख देता हूँ, -1 पॉइंट कितना है बच्चों, 48 वोल्ट है, -1.48 वोल्ट है। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, यहाँ पे भी क्या लगा दो, यहाँ पे कितना लगा दोगे, 2 2 4, 4 प्लस है तो 4 माइनस हो। अब आप जानते हो कि यहाँ पे 2 लगाओ, 4 लगाओ, आधा लगाओ, पौना लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्या EMF हाफ सेल चेंज होगा, नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है बोलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। EMF हाफ सेल कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए गुणा भाग का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है। अब बताओ रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन गेन करा देते हैं, तो ये क्या बनता है, H2+ OH-, ये न बनता था, ठीक है। कितना बनेगा, यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें, तो 2, ये आपके पास हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अच्छा बताओ इसके लिए E0 सेल का वैल्यू कितना होता था, -0.83, तो इसके लिए E0 सेल का वैल्यू था -0.83 वोल्ट,
अब आप देखोगे तो जब इसका ईएमएफ होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो चाहे केटायन की बातें करो चाहे एनायन की बातें करो, वो दोनों से ही कम होता है। तो जिसका ईएमएफ कम होगा वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ पहले मूव करेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बट ये थोड़ा सा सिंपल लगेगा, सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे साधारण लैंग्वेज में बता दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब आप लोग एक बार कॉपी कर लें इसको।
चलो, तो मैं क्या कर रहा था, आगे जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, मतलब छोटा सा ही है, एक्सेप्शन कह सकते हो इसको। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl बाय यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड। Hg बेसिकली यहाँ पे कैथोड की तरह हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। Hg को कैसे बनाएंगे यार, Hg तो लिक्विड होता है। तो सर किसी भी चीज़ पे इसका कोटिंग करा सकते हैं हम लोग, तब भी ये इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना आए तो वो केमिस्ट्री कैसा है कि नहीं, और जो एक्सेप्शन आता है वही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस बार जो कैथोड है वो किसका है, मरकरी का है, Hg का। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे बनता है। एनोड आपका वही रहेगा Pt का, प्लेटिनम का, वही एक्वस NaCl पुराना वाला है, ठीक है। आप चाहो तो नया डाल सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+Cl-, ये तो खुद NaCl के हो गए, और H+OH-। तो जब हम लोग मरकरी एज ए कैथोड यूज करते हैं तो हमारे पास मिलना क्या चाहिए था, हमारे पास मिलना चाहिए था कि जो केटायन है, दो केटायन है, दोनों में से कौन जाना चाहिए था, पहले H+ जाना चाहिए था। लेकिन H+ न जाके Na+ पहले चला जाता है, क्योंकि Na+ जब पहले चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बना लेगा Na सॉलिड, और ये Na क्या करता है, ये NaHg के साथ NaHg बना लेता है। NaHg का मतलब हो गया सोडियम अमलगम। क्या बन गया, सोडियम अमलगम। तो आज के बाद कभी क्वेश्चन आएगा कि जब हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी एज ए कैथोड, तो क्या प्रोडक्ट बनता है एनोड पे और कैथोड पे। तो ये रिएक्शन आपका हो गया एट कैथोड, बाकी एनोड वाला सेम रहेगा। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लेना इन प्रेजेंस ऑफ Hg। तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू होता है वो Na+ का ज़्यादा एज कंपेयर टू H+ से हो जाता है, ठीक है। उसका भी रीजन है, क्योंकि ये बनने के बाद तुरंत ये एक बहुत ही हाईली स्टेबलाइज सोडियम अमलगम के फॉर्म में चला जाता है। आप कभी सुने होंगे तो मरकरी जो पारा होता है, पारा आप कभी सुने होंगे तो एरोप्लेन में पारा नॉट अलाउड होता है मरकरी। उसका रीजन क्या होता है कि उसमें एरोप्लेन में बहुत सारे मेटल के पार्ट्स लगे होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे मेटल के पार्ट्स हो गए। तो जैसे ही पारा अगर गलती से भी गिर गया उस पर, तो वो तुरंत अमलगम बनाने लगेगा और केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। अब रिएक्शन का मतलब क्या, पूरा एरोप्लेन आपका खराब हो सकता है, इसलिए पारा या मरकरी वहाँ पे नॉट अलाउड रहता है। समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, मरकरी एज कैथोड ले लेंगे, तो जो H+ जाने वाला था H+ ना जाके पहले कौन भाग जाता है, Na+, ठीक है। एट एनोड, एनोड पे सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Cl- Cl2 में जाता है और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो अगर आपसे अब पूछेगा कि एट एनोड प्रोडक्ट क्या बना, एनोड, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्लोरीन। और एट कैथोड पे तो आप कहेंगे कि सोडियम, बल्कि अगर ऑप्शन में रहेगा सोडियम अमलगम तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बना, बनना चाहिए था क्या और बन गया क्या। कॉपी करिए इसको। इसके पहले कि मैं ये बताऊं, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखा हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl और यहाँ पे एक्वस लिखा हो सॉल्यूशन, या फिर ऐसे लिखा हो कि जो आपके पास NaCl का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl एक्वस, वो क्या है, वो 1 मोलर से कम है या और कम है, ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा डाइल्यूट है।
तो उस दौरान क्या होता है, बाकी चीजें सही रहती हैं। अगर आप डाइल्यूट कर देंगे, ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। आप सुनिएगा, यहां से देखिएगा, जब आप डाइल्यूट NaCl की बातें करेंगे, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम रहेगी, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा रहेगी। यानी इस कंडीशन पे आपके पास वाटर का मात्रा ज़्यादा रहेगा और NaCl का मात्रा कम रहेगा। तो NaCl का मात्रा जब कम रहेगा यानी क्लोराइड आयन का भी मात्रा कम रहेगा उसमें। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास जो आयन है वो आयन लिख दीजिए, Na+ है, H+ है, और यहाँ पे Cl- है और OH- है, यही ना आयन था। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे NaCl का, यानी NaCl उसमें कम मात्रा में रहेगा, तो यानी Na+ का कंसंट्रेशन और Cl- दोनों का कंसंट्रेशन कम रहेगा। पहले आप देख चुके हैं कि केटायन में H+ जा रहा है कैथोड की तरफ, तो वहां पे तो वैसे ऑलरेडी हाइड्रोजन बन रहा है। अगर हम लोग कहेंगे एट कैथोड, कैथोड की अगर बातें करेंगे तो कैथोड पे कौन जा रहा है, H+, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बन क्या गया, H2। आप चाहे होते यहाँ पे हाफ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मतलब किससे है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कितना बन रहा है वो तो बात की बात है। लेकिन जब हम लोग कहेंगे एट एनोड, अच्छा इसके देखो दो रिएक्शन होते हैं, मैं दोनों लिख देता हूं, दोनों, एक वाटर का भी लिख देता हूं। कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे वाटर का रिडक्शन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन और ऐसे ये किस में चला जाएगा, H2 में, और प्लस किस में चला जाएगा, OH- में। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, और यहाँ पे 2 माइनस है तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। आप इसको और करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सीख जाएंगे। तो ये कैथोड पे रिएक्शन होता है। पहले बताओ ये वाला बात समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। अच्छा दूसरी बात ये होता है कि एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन। एनायन में कौन है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका कम है, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कम है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो आप इसको देखो दो रिएक्शन लिख सकते हो, या तो आप इसका लिखोगे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, या फिर लिखोगे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन का जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, O2, और प्लस क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, और प्लस बन जाएगा वाटर यहाँ पे। अब आप इसको चाहो तो बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 4 लगा देना, यहाँ पे 4 लगा देना, यहाँ पे 2 लगा देना, हो गया, ठीक है। दूसरी बात आप इसको ऐसे लिख सकते हो और करके, ऐसे। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दो ऐसे, H2O, और H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बताओ क्या बनेगा, O2 गैस बनेगा, तो वही, और प्लस क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या बनेगा, H+, ऐसे बनेगा। बैलेंस कर देंगे यहाँ पे 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। और वाटर का यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख दो, E0 वैल्यू कितना आएगा, ये रिडक्शन है, रिडक्शन कितना होता है बताओ, -1.23, -0.83, -0.83, 0.83 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, बात समझ में आ रहा है। अगर ओवर वोल्टेज की बातें करेंगे तो E0 कितना हो जाएगा, -1.48 वोल्ट, ऐसे होता है। तो दो रिएक्शन आपको मिलते हैं, कोई भी रिएक्शन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यह समझना है कि जब आप डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन ले रहे हैं या 1 मोलरिटी से भी कम का कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहां पे हम लिख देते हैं, प्रोडक्ट जो आपका बनेगा कैथोड या एनोड पे, वो लिख देते हैं हम लोग। कैथोड पे क्या बन रहा है बताओ, H2 गैस, और बताओ एनोड पे क्या बन रहा है, बोलो, O2 गैस। जबकि इसके पहले एनोड पे क्या बनता था बताओ,
क्लोरीन बनता था और यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अभी किसी भी टाइप के, चाहे वो NaCl क्यों ना हो, चाहे वो KCl क्यों ना हो, चाहे वो HCl क्यों ना हो, किसी में भी ऐसा कोई भी सॉल्ट होगा, अगर आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन बोला है या फिर उसकी मोलरिटी 1 मोलर से कम का कंसंट्रेशन दिया है, तो जो आपका रिएक्शन होगा वो इस तरह से रिएक्शन होगा। यानी जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करें, खुद से ट्राई करिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक छोटा सा कंटेनर बना के यहाँ पे लिखेंगे एक्वस Na2SO4, आयनाइज कर देंगे। Na2SO4 कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा 2Na प्लस में और प्लस टूटेगा SO4 माइनस 2 में, और वाटर को भी ऐसे कर दीजिए H प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, अब आप कंपेयर करिए और बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है कैथोड पे और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है एनोड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिखिए। देखिएगा, मैंने तो यहाँ तक बता दिया आपको। आगे देखिए कि इसमें अपने पास 2 केटायन और 2 एनायन है। ठीक है, आगे तक भर दीजिए इसको। यहाँ पे Na प्लस है और H प्लस है, और माइनस में कौन है, एक OH माइनस है और एक SO4 माइनस 2 है। तो 2 केटायन और 2 एनायन। इसी के लिए आपको देखना है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो पहले मूव करेगा। Na प्लस और H प्लस में कौन पहले मूव करेगा, H प्लस। सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में पहले मूव कौन करेगा, हाइड्रोक्साइड। हो गया। तो आप लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड या एनोड, कोई भी लिखिए। कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन, और रिडक्शन जाता कौन है इस पे, कैथोड पे केटायन, केटायन कौन है, H प्लस। H प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा और H2 में जाएगा, ऐसे बना देंगे। और फिर लिखेंगे एट एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जाएगा कौन, OH माइनस। तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, O2 और प्लस क्या बनेगा बताओ, क्या 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या बनेगा 2H2O। तो ये रिएक्शन होता है। अब आपने लिया था सोडियम सल्फेट, क्या सोडियम बना, नहीं। क्या सल्फेट का प्रोडक्ट बना, नहीं। समझ रहे हो ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए हो जाता है, आपने लिया है एक्वस Na2SO4, एक्वस Na2SO4 लिया है, फिर भी ना तो सोडियम का कोई प्रोडक्ट बन रहा है ना ही सल्फेट का कोई प्रोडक्ट बन रहा है। बन किसका रहा है, वाटर का प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब एक पे बन रहा है, अगर हम कहेंगे प्रोडक्ट की बातें, तो कैथोड पे लिखना होगा आपको, क्या बन रहा है, H2 गैस। और एनोड पे बोलेंगे तो O2 गैस। ऐसे आप चाहो तो यहां से देखो, इनमें आप सभी का रिएक्शन लिख चुके हो, लिख सकते हो। सल्फेट का मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट। कभी जरूरत पड़ी इसका तो आप लोग यहां से यूज कर सकते हैं, बट आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो सल्फेट का इस तरह से होगा, जब ये ऑक्सीडेशन में जाएगा तो ये हो जाएगा H2O8 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दो उल्टा लिख दिए, ये तो एनोड, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 माइनस इधर और 2 2
कितना हो गया 4। इसका जो ईएमएफ हाफ सेल आता है ई नॉट सेल वो आता है -2.01 वोल्ट। तो जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, सिर्फ कॉपी में आपके लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी जरूरत पड़ी तो ये आप बता सकते हैं कि जब सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या चीज बन रहा है। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और फिर उसके बाद एक बार लेंगे हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो आपका काम है पहले इसको कॉपी करिए और हमको बताइए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। एक बार ट्राई करिए। प्रोडक्ट क्या बना? ऐड कैथोड, बताइए कैथोड पे क्या बना है? Cu सॉलिड। ठीक है। ऐड एनोड पे क्या बना है? क्या बना है? O2 गैस। हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? ठीक है, देख लीजिए इसको। चले आगे। बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर मतलब एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। तो जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेंगे ना तो वो खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। मतलब समझिएगा बातों को। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और यहाँ पे कॉपर के ही आपने इलेक्ट्रोड भी लगाए हैं। आपने लिया है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, तो आप जानते हैं इसको तोड़ेंगे तो Cu+2 आएगा और प्लस SO4 -2 आएगा और एक्वस में H+ भी आएगा और क्या आएगा? OH- भी आएगा। ये वाटर से आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 केटायन 2 एनायन भले हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका मेटल है, जो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों कॉपर हैं, कैथोड भी और एनोड भी। ये दोनों के दोनों क्या है? कॉपर। तो कोई और रिएक्शन करे उसके पहले यही छपाक से कूद जाते हैं। कैसे? देखिए, तो एट कैथोड की बातें करें चाहे एनोड की बातें करें, अब आप देखेंगे इसमें क्या है? Cu+2 और SO4 -2 है और H+ है और OH- है। तो ऐड कैथोड पे ये जो Cu+2 आयन है यही चला जाता है।
तो यहाँ पे Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में चला जाएगा, Cu सॉलिड में। और ये जो यहाँ पे एनोड है आपका, ये भी कॉपर का है, तो ये चूंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये खुद ही पार्टिसिपेट करने लगता है, इसी का ऑक्सीडेशन होगा। किसका, ये जो कॉपर है ये खुद आयनाइज होने लगेगा, ये कॉपर जो है Cu+2 में चला जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो एट एनोड की जब आप बात करेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो मेटल रॉड का ही ऑक्सीडेशन होगा। कैसे ऑक्सीडेशन होगा, ये जो Cu सॉलिड है एनोड वाला, ये किस में चला जाएगा, Cu+2 एक्वस में, और +2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लॉस कर देगा। यानी यहाँ पे जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट बनेंगे वो कॉपर ही बनेंगे। अच्छा, इसकी एक खासियत भी है, इसको हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अब आप देखेंगे समय के साथ साथ ये वाला जो रॉड है ये पतला होता जाएगा, क्योंकि ये कॉपर सॉलिड जो है आयनाइज होने लगेगा और वो सोल्यूशन में जाने लगे, यानी घट रहा है इसका मास। और समय के साथ साथ ये वाला जो रॉड है कैथोड वाला, ये मोटा होने लगेगा। तो जब मोटा होता जाएगा तो इसका मतलब है कि एक समय के बाद इसको बदलना पड़ेगा आपको, एनोड को। यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होगी, वो इम्प्योरिटी का तो कोई इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं, वो इम्प्योरिटी यहीं नीचे जाके जमा हो जाती है और इसी को नाम दे देते हैं एनोड मड, एनोड का कचड़ा, एनोड मड। ठीक है, तो इसका तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं, जो इसके साथ इम्प्योरिटी होगी। तो यहाँ पे एक हम लोग फायदे वाली चीज भी है कि इसको एज ए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के तौर पे यूज करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग मेटल को रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर लिए हैं, ये एनोड वाला कॉपर, ये इम्प्योर लेते हैं। कैसा लेते हैं, इम्प्योर लेते हैं। और ये जो कॉपर लेते हैं ये कैसा लेते हैं, प्योर लेते हैं। तो प्योर कॉपर हमारे पास और मोटा होता जाएगा और इम्प्योर कॉपर किस में कन्वर्ट होता जाएगा, प्योर कॉपर में। यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये वाला कॉपर क्या था, इम्प्योर, और ये किस में कन्वर्ट होते जाएगा धीरे धीरे, प्योर कॉपर में। ऐसे होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉपर बन रहा है और ये जो कॉपर सॉलिड है इम्प्योर वाला, ये आयनाइज होगा और ये इसमें से इसमें चला जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये एक फायदेमंद वाली चीज भी है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। मतलब उसी के सॉल्ट का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। सोच के बताइए।
ध्यानपूर्वक पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस, तो आ जाएगा उत्तर। दिमाग लगाइए, उत्तर पाइए। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। गुड। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है ना। अभी तो सोडियम वाले केस में आप देखे थे, है कि नहीं? क्योंकि उसके साल्ट का एक्वस सोल्यूशन होगा तो वो मेटल तो हमको नहीं ही मिलेगा। सिल्वर मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है, क्रोमियम मिल सकता है, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा। आगे, हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इन वाटर, मतलब जैसे Na2SO4 था वैसे K2SO4 समझो, इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट एट द कैथोड एंड एनोड आर रिस्पेक्टिवली। क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड। एक बात याद रखना, हाईली कंसंट्रेटेड है, इसको नहीं भूलना, या नॉर्मली नहीं सोचना। अगर सिर्फ लिखा होता एक्वस सोल्यूशन तो अलग मैटर होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? हाईली कंसंट्रेटेड। हाईली कंसंट्रेटेड K2SO4 का मतलब ये होता है कि उसमें पोटेशियम की भी मात्रा ज़्यादा रहेगी और सल्फेट की भी मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो चूंकि पोटेशियम का तो पॉसिबिलिटी है नहीं, वैसे भी पोटेशियम का कोई आयन दिया भी नहीं है, उसका कोई उत्तर में भी नहीं है, लेकिन होता भी नहीं अगर वो होता तो, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास? सल्फेट। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि सल्फेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या बनाता है? H2O8-2। तो बताइए इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? ठीक है, सही है, ठीक है। अब तो आ गया ना? लेकिन वहां लैंग्वेज पे ध्यान देना ना, हाईली कंसंट्रेटेड, ये वाला सोचिए, बताइए। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्यूशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस एट द कैथोड एंड O2 एट एनोड। सोल्यूशन कौन सा होगा? सोच के बताइएगा। सोच के बताइए। कौन सा ऑप्शन? गुड। कौन सा होगा? बी वाला। क्योंकि देखो हर जगह क्लोरीन क्लोरीन है, और आप जानते हो क्लोरीन वाले केस में कौन जाता है पहले? क्लोरीन चला जाएगा, है ना। लेकिन अपने को बनाना क्या है? O2 गैस बनाना है ना। H2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, H2 तो हर जगह बनेगा। What product are formed during the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride? बता दो, अभी तो कुछ देर पहले पढ़े हम लोग। कौन सा बनेगा? A, B, C या D? अरे सोच के उत्तर दीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। देखते हैं। गुड। डी क्यों नहीं होगा? हमने देखा क्लोरीन एट एनोड बन रहा था ना जब NaCl इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे, एक्वस NaCl का। NaOH भी बन रहा था, क्या H2 नहीं बन रहा था? कैथोड पे क्या बन रहा था? H2। एनोड पे क्या बन रहा था? Cl2। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, मेरे ख्याल से लास्ट था, ठीक है। तो बस करते हैं आज के लिए, ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी।